सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू है, बहुत अहम इंटरव्यू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब नैयर बुखारी, जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नैयर बुखारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा नैयर बुखारी साहब, पहला मेरा जो सवाल है ज़ाहिर है वो इलेक्शन के हवाले से है। आप इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से मुतमईन हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, जो रिज़ल्ट्स हैं उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हैं, जो वेरी करते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। तो ऑब्वियसली इन स्पाइट ऑफ दिस के रिज़ल्ट्स जो हैं उस पर इत्मीनान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्लियामानी जमहूरियत को आगे परवान चढ़ाने के लिए हम पार्लियामान का हिस्सा हमेशा बनते रहे हैं। इंतखाबात के एतराज़ात तो 1988 से लेकर आज तक एतराज़ात तो होते रहे, और कभी भी किसी इंतखाब के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आज तक 1988 टिल 2024 तक जो इंतखाबात हुए हैं उस पर कोई सवालात ना उठे हों। बहरहाल ये बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो मुत्तमिन करे आवाम को, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तमिन करे कि इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हुए। तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारा अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात जो हैं वहाँ पे शफाफ नहीं हुए। अच्छा सर, लाहौर में बड़ा माजी में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब ज़माना था तो गढ़ था पंजाब, और तकरीबन 81 सीटें पाकिस्तान में जो जीती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो उसमें 62 सीट्स उस ज़माने में पंजाब से जीती गई थी। फिर हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर देखा जब वो जिलावतनी के बाद पाकिस्तान आई थी 1986 समथिंग में। उस वक्त तकरीबन मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा था कि तकरीबन 30 लाख अफराद यानी 3 मिलियन लोग निकले थे, जबकि उस वक्त सेंसस भी कम था, लोग भी कम थे। तो क्या वजूहत है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गई बेनज़ीर साहिबा के बाद, और अब एक दफ़ा और बिलावल भुट्टो ने एंट्री दी है? और इस सवाल का जवाब देने के साथ साथ ये भी ज़रा जवाब दीजिए कि क्या जो लाहौर से बिलावल भुट्टो ने इंतखाब लड़ा था उनके हारने की क्या वजूहत है? दो सवाल है आपसे सर। शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, सियासी जमातें, अब दुनिया की मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें तो वो नशेब व फराज आते हैं। आप देख लें, कांग्रेस को देख लें, आप देख लें बरतानिया में लेबर पार्टी कितने अरसे से इक़्तिदार में नहीं है। तो ये इक़्तिदार में रहना या ना रहना इंतखाबात में, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। बिलाशुबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो ज़माना था बिल्कुल क्लीन स्वीप किया। उसके बाद 1977 का इलेक्शन भी सिवाय 2-3 सीटों पे जो उन कैंडिडेट्स की वजह से एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए उसको उजागर किया गया कि धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया, और फिर अल्टीमेटली नेगोशिएशन भी हो गए, कामयाब भी हो गए, लेकिन फिर एक थर्ड फोर्स की इंटरफेरेंस आ गई। तो बिलाशुबा मोहतरमा जब 1988 में वापस आई, अब 1986 में जब वापस आई तो मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था उस जुलूस में, उस जलसे में, जो 10 अप्रैल 1986 का था, और मैंने ख़ुद विटनेस किया कि एक गमला और एक पत्ता तक नहीं टूटा या किसी ने तोड़ा। तो वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, मोहतरमा की करिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। और 88 में इलेक्शन जो पंजाब हमसे छीना गया, उस वक़्त भी कुछ कुव्वतों ने पीपल्स पार्टी से छीना, और फिर वो पंजाबी जाग का नारा लगा के एक प्रोविंशियलिज्म को हवा देने की कोशिश की गई। बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि 1988 ऑनवर्ड हर इंतखाबात पे क्वेश्चन मार्क हुआ। बिलाशुबा मौदत के बाद हमें पॉलिटिकली पंजाब में
वो हम उतनी ताकतवर जमात ना रही। मोहतरमा का लॉस जहाँ मुल्क की सतह पे हुआ वहाँ पे पीपल्स पार्टी को भी हुआ। चेयरमैन बिलावल उस वक़्त ज़ेर तालीम थे और प्रेसिडेंट साहब बराह रास्त पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, बल्कि एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी थी उनके ख़िलाफ़ कि वो पोलिटिकल प्रोसेस में नहीं जा सकते। तो ये बहुत सारे रीज़न्स थे। लेकिन अभी जो इंतखाबात हुए, बिलावल साहब ने दोबारा कैंपेन की और जितनी कैंपेन चेयरमैन बिलावल ने की, किसी पॉलिटिकल लीडर ने पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन नहीं की। आप गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी वो जाते रहे, लेकिन कराची और खैबर तक वो जलसे करते रहे, कन्वेंशन करते रहे और हमें नंबर ऑफ़ वोट्स पे इंक्रीज़ भी हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि कुछ कुव्वतें ऐसी थीं जो ये मैसेज देना चाहती थीं या मायूसी फैलाना चाहती है पीपल्स पार्टी के कारकुनों में कि पीपल्स पार्टी लूज़ कर गई। हकीकी तौर पे पीपल्स पार्टी लूज़ नहीं कर गई। पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब में एग्जिस्ट करती है। ठीक। और हम समझते हैं कि मुस्तकबिल में जैसे चेयरमैन ने अनाउंस किया कि वो ज़्यादा टाइम डिवोट दोबारा पंजाब में पीपल्स पार्टी एक दफ़ा आएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब का ही एक स्टेटमेंट है कि हुकूमत साजी के लिए उनसे ये कहा गया कि आधा टर्म के लिए आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आधे टर्म के लिए PMLN का कोई वज़ीर आज़म हो जाए। तो अगर ये ऑफ़र थी तो इसको आप लोगों ने कबूल क्यों नहीं किया? कोई ख़ास बात थी सर? बहरहाल ये हमारी CC का फ़ैसला है। तो CC में हमारी डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई, तो अल्टीमेटली हमने इस नतीजे पे पहुँचे कि हम कुल्ली तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। फॉर 5 ईयर्स उनको सपोर्ट करेंगे पार्लियामान के अंदर कि वो हुकूमत साजी भी करें, हुकूमत भी करें और वो डिलीवर भी करें। क्योंकि अब प्रोविंशियल ऑटोनमी 18th अमेंडमेंट के ज़रिए आई, तो दो प्रोविंसेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये हमने कहा कि उन्हें कुल्ली तौर पे इख्तियार होना चाहिए कि उनको ये महसूस ना हो कि कोई इंटरफेरेंस है। तो इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया 3 साल पहले वो करें, 2 साल बाद में वो करें। हमने कहा 5 साल के लिए वो टर्म करें। हम तो बिलीव करते हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है। हमने एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र की। ठीक। और हम समझते हैं कि 2018 में बहुत सारी कुव्वतें पार्लियामान में जाना नहीं चाहती थी जी। ये हमने परसुएड किया उनको जी जी। हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फोरम है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, आपके नताइज जो हैं उन पे एतराज़ हो तो आप ज़रूर एतराज़ करें, लेकिन पार्लियामान के अंदर आएँ आप। तो क्या सर हम ये समझें कि अगर PMLN की हुकूमत, जिसको आपने इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेले उसमें मरकज़ में कर दिया है, ये बात सुनने में आई थी PMLN वालों की तरफ से भी कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने बारहा रिक्वेस्ट की और बहुत कोशिश की कि पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं बनी और अभी हमारे सामने यही है। तो सर एक तो ये है कि क्या वजूहत है, जैसे आपने थोड़ा बहुत तो बताया है, कोई ख़ास बात थी कि जो मरकज़ में आप PMLN की हुकूमत में शामिल नहीं हुए, हालांकि कई आइनी ओहदे आपने अपने पास रख लिए और अहम तरीन आइनी ओहदे अब आपके पास हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है सर कि अगर PMLN की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी तो फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को सहारा देती रहेगी आखिरी वक्त तक, 5 साल तक? देखिए जी, ये एक बात आप डॉक्टर साहब ध्यान में रखें कि हमने कहा कि कुल्ली तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग या उनको कुछ और भी जमातों का अलायंस चाहिए होगा, वो परफॉर्म करें और हम उन्हें पार्लियामान के अंदर सपोर्ट करेंगे और वो एक्सक्लूसिवली डिलीवर करने की पोजीशन में होंगी और वो डिलीवर करें। हमारी ये कोशिश होगी कि जिस जमात को हम पार्लियामान के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी टर्म पूरी करे और समाओ अगर टर्म पूरी नहीं होती तो उसके भी रीज़न्स जो हैं वो जो वक्त आएगा तो बताएगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका, तो इसका अभी गवर्नमेंट बनी नहीं तो आप शको शुबात का इज़हार करना शुरू कर दें, जो मुनासिब बात नहीं है। चले मैं आगे चलता हूँ। सर ये बताइए कि सदर का
का ओहदा आसिफ अली जरदारी साहब के लिए आपने मांग लिया इस हुकूमत साजी में, और एक बलूचिस्तान की हुकूमत भी आपने ले ली है और चेयरमैन सेनेट का भी। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब का तो डिक्लेयर कर दिया आपने कि सदर आएंगे, चेयरमैन सेनेट के लिए क्वेश्चन मार्क है सर। इसमें हम जैसे मीडिया पर्सन के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लोग भी जो है क्वेश्चन मार्क है कि क्या चेयरमैन सेनेट जो निगरान वज़ीर आज़म है जनाब काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो कि वज़ीर आज़म बनने से पहले मरियम नवाज़ से मुलाकात कर चुके थे, उनकी पार्टी PMLN में जा चुकी है और वो भी ऐलान कर चुके थे कि हम PMLN का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो निगरान बन गए, तो क्या उनको सेनेट का चेयरमैन बनाएगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े अहम तरीन सीनियर लोग मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट में देखना चाहेगी? मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया क्यों स्पेकुलेट करना शुरू हो गया। क्या मीडिया का ये स्पेकुलेशन है ना, ये प्रिजम्पशन है। आया पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने ये कहा कि काकड़ साहब चेयरमैन होंगे? आई डोंट थिंक सो, अभी तक किसी ने ये कहा हो। काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी तक तो शामिल भी नहीं है। वो अपनी उनकी जमात बाप पार्टी थी, वो बाप पार्टी वो छोड़ के चले गए जब उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। अब नए इंतखाबात होंगे तो वो देखा जाएगा कि वो सेनेटर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। पहले तो वो सेनेटर बने तो फिर उसके बाद वो चेयरमैन की ख्वाहिश का इज़हार करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास अपने स्टॉलवर्ड्स हैं और पीपल्स पार्टी अपने स्टॉलवर्ड पर से किसी को चेयरमैन सेनेट बनाएगी। और बल्कि हम तो स्पीकर भी चाहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओरिजिनली हमने तो स्पीकर का ऑफिस भी मांगा था, लेकिन समहाउ जो पॉलिटिकल पार्लेज हुए उसमें स्पीकर एन ने ले लिया और चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। तो उसमें हमारे जहन में ये बात भी थी कि 2021 में यूसुफ़ गिलानी साहब को बाय डिज़ाइन हराया गया, उनके 7 वोट रिजेक्ट किए गए जबकि वो इलेक्शन जीते हुए थे संजरानी साहब के मुकाबले में। तो एक तो वो इशू भी हमारे सामने है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाएगी और ये अंडरस्टैंडिंग भी और कमिटमेंट भी है PLMN की कि वो हमारे कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे और मोस्ट प्रॉबेबली यूसुफ़ गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे चेयरमैन। क्लियर कर दिया सर आपने, बहुत से लोगों की ख्वाहिश और बड़ी बड़ी बातें थी आज के इंटरव्यू में, आपने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं, JUI मौलाना फजल रहमान साहब से देरीना ताल्लुकात थे, उनकी भी अच्छी खासी सीटें थी, क्या उन्होंने शायद अप्रोच भी किया था, आपको भी किया या PMLN को किया? क्या ये बेहतर नहीं था कि पीपल्स पार्टी JUI के साथ मिलकर या कौम परस्तों के साथ मिलकर वहाँ बलूचिस्तान की अंदर हुकूमत बनाती, ना कि PMLN के साथ? क्या कहेंगे सर? बेहतर क्या था क्या नहीं था ये हमने खुद डिसाइड करना होता है ना। हम अपने सियासी फैसले खुद करते हैं और हमने खुद फैसला किया कि जो हमने बेहतर समझा हमने उस पर अमल किया। और मौलाना साहब बिल्कुल उनके साथ हमारे दरीना तलक़ात माजी में भी थे, अब भी सियासी तौर के अलावा समाजी तलक़ात तो होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कहते हैं देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट फो। तो ये सियासत में रहता है, कभी एक पलड़े में होते हैं, कभी एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में है, क्योंकि हमारा जो बुनियादी अप्रोचमेंट हुई थी PMLN की तरफ से हमारे साथ और जो गवर्नमेंट बनाने चाहते थे मरकज़ में, और फिर ऑब्वियसली हमने CEC के फैसला किया उनके साथ, तो ये तय हुआ कि बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट हम बनाएंगे। तो लार्जेस्ट पार्टी हमारी थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी PMLN, तो ये तय हो गया। लेकिन आप देखेंगे मौलाना साहब ने अप्रोच किया एन को, तो उन्होंने कहा जी हम ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके हैं, तो अपोजिशन में भी बैठे तो बहरहाल पार्लियामान का हिस्सा होंगे, प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा होंगे। अच्छा सर, क्या बोल मुस्तकिल ना दोस्त होता है कोई, ना दुश्मन होता है कोई। सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, ये बताएं बलूचिस्तान की हुकूमत आप बनाने जा रहे हैं, तो क्या CEC ने कोई फैसला किया है वहाँ पे
वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि बज़ाहिर तो 2-3 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सरफराज बुख्ती का नाम लिया जा रहा है, सनाउल्लाह ज़हरी को कोई कह रहा है, कोई और नाम, कोई जतक साहब का नाम ले रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को लाएंगे, या किसी और सियासी जमात से अगर आप में कोई आया है तो उसे आप ले आएंगे? ये जो नाम लिए हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। वर्कर कोई पुराना हो या नया हो, ये कोई ज़्यादा बात इस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम दे रहे कि कौन मैटर करता है, और इसलिए जत्तक साहब हों, सादिक अमरानी साहब हों, ये हमारे वर्कर हैं। अभी सरफराज बुख्ती साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, सनाउल्लाह ज़हरी साहब काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी में। और बुनियादी बात है कि उन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट किया, तो हमारे लिए सारे ही अहम हैं। इसलिए क़यादत अब फैसला करेगी कि किसको चीफ मिनिस्टर होना है, और जो ही क्योंकि स्पीकर मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो एन मुंतखब करवाएगी, ये स्लॉट उनके हिस्से में आई है, तो उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाए, तो इसलिए अल्टीमेटली मेरी क़यादत अनाउंस कर देगी सीएम का। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि एक बड़ी जमहूरी जमात है और इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं माशाअल्लाह, लेकिन सर ये बताइए कि जो भी फैसले वो करते हैं वो इंडिविजुअल नहीं करते हैं, ना आसिफ जरदारी करते हैं, ना बिलावल करते हैं, सीसी का बड़ा अहम फैसला होता है। तो क्या सीसी में बलूचिस्तान हुकूमत में वज़ीर आला कोई डिसाइड हो गया है या नहीं हुआ है, या अभी आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते? नहीं, अभी जो पहली सीसी थी उसमें तो एज सच नाम पे डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि कल भी बहुत सारे जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है, जो MNAs हैं और जो MPs हैं, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने आए, मुलाकात हुई, और इत्तफाक से उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था। लेकिन अभी फ़ाइनल डिसीजन नई कंसल्टेशन हो रही है, मुख्तलिफ नाम डिस्कस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल साहब उनको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, पंजाब के अंदर ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब फिर इंटर हुए हैं, और वो सियासी क़ुव्वत जो माजी में हमने देखा, जिसका आपने भी जिक्र किया और पूरी दुनिया को पता है, बिलावल साहब पंजाब के अंदर दोबारा पीपल्स पार्टी को फाल करना चाहते हैं। बड़ा बेहतरीन मौका था कि गवर्नरशिप के साथ साथ आप पंजाब की हुकूमत का हिस्सा बनते। क्या वजूहत है कि पंजाब की हुकूमत का भी हिस्सा आप नहीं बने? बल्कि दीज आर ऑल पॉलिटिकल डिस्कशंस। देखे ना, बड़ी सीधी सी बात है कि पॉलिटिक्स में भी एक तो ये डे टू डे अफेयर है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल गौर करती है कि हमारी स्ट्रेंथ किधर है, हमारी वीकनेसेस किधर है, हमने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करना है। तो अभी हम ये समझ रहे थे कि अभी आगाज़ है एक कोलिशन गवर्नमेंट का PMLN के साथ, तो लेट्स टेक अ स्टार्ट, क्योंकि हम समझते थे कि अगर जो रिज़ल्ट आए नेशनल असेंबली के, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइजली और सेनली कंडक्ट न करती तो शायद इस पार्लियामान का वजूद ख़तरे में पड़ जाता, दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, क्योंकि नए इंतखाबात मैं नहीं समझता हूँ कि कौम इसके मुतहम्मल हो सके इमीडिएटली, क्योंकि किसी सियासी जमात के पास ये सपोर्ट नहीं थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और एक जमात का लीडर तो पहले ही कह चुका कि मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास स्वाय PMLN के और ऑप्शन कोई नहीं थी, और हम सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हुए हमने बिल्कुल उनका साथ दिया और उनका साथ देने को तैयार है और उनका साथ देंगे। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये आप क्या आपने ये, क्योंकि CEC का फैसला था कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने तो ओपन डिक्लेयर भी कर दिया था कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म बिलावल, तो क्या ऐसी पोजीशन पे जब आप पहुँचे थे जहाँ बार्गेनिंग थी, PTI एक तरफ थी और PMLN, और कहते हैं दोनों को आपकी तरफ से जो है वो हाथ मिलाने के लिए कहा गया था, वो आपने खुद बता दिया कि PTI एक जमहूरी सोच नहीं रखती और उसने नहीं बातचीत की, तो क्या बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आपने PMLN से दरख्वास्त की कि एक नए नौजवान उभरते हुए बेहतरीन शख्स को मौका दिया जाए वज़ीर आज़म बनने का?
नहीं कतई नहीं, हमने देखा कि नंबर हैं जो नेशनल असेंबली में हम ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे थे, तो ये हमारी रवायत रही है। आपने 2008 में भी देख लें, हम अगर मनोवरिंग करते तो शायद एन गवर्नमेंट ना बना सकती, और क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स उनके पास ज़्यादा थी हमसे 2008 में, तो हमने कहा एन गवर्नमेंट बना ले। हमने इसी तरह KPK में भी यही असूल अपनाया, ANP को गवर्नमेंट दे दी। हमने अभी भी वही असूल अपनाया कि मॉरली भी और एथिकली भी और नंबर्स के वाले से भी वो लार्जर पार्टी थी हमसे, उनकी 80+ सीट्स बन रही थी, हम 50+ पे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमने ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की किसी जमात को। हम जमहूरी रवायात को आगे लेके चलना चाहते, हम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे बिलीव करते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन बिलावल ने ओपनली CEC की मीटिंग के बाद कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ। आपको याद होगी चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 13 तारीख को हुई थी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी ये बज़ाहिर तो ये मखलूत हुकूमत नहीं है सर, क्योंकि PMLN मुकम्मल तौर पर मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा है। ये जो शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत 18 महीने की गुजरी थी, उसमें तो चलें सर कहा जाता है मखलूत हुकूमत थी, 11 सियासी जमातें थी, लेकिन ये तो प्योरली PMLN की हुकूमत है। लेकिन इस हुकूमत को हुकूमत बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है, और एक और जो आपके सबसे बड़े हरीफ हैं सिंध में, वो हैं जनाब MQM, वो उनका भी हिस्सा है। अब कहना ये है कि क्या कल अगर PMLN सिंध के गवर्नरशिप MQM की तरफ बढ़ाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी सर? देखिए जी, ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख ले, MQM कई मरतबा हमारे साथ कोलिशन में भी रही है। 2008 से लेके आप 13 तक देख लें, MQM हमारे साथ भी रही। MQM नून के साथ भी गवर्नमेंट में रही, तो कोलिशन में तो वो आते रहते हैं। MQM PTI के साथ भी कोलिशन में रही है, क्योंकि वो उनके पास नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी होती हैं वो समहाउ अकोमोडेट होते हैं। तो हमने तो गवर्नरशिप जो हमारे डायलॉग का नतीजे में जो फैसला हुआ कि वो गवर्नरशिप जो है वो सिंध की PMLN को जाएगी। अब PMLN अपने पास रखती है, किसी और को रखती है, ये उनका इशू है। पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। ये आखिरी सवाल है, हम आपको जी बोले सर, हम आखिरी सवाल करने जा रहे हैं सर। अगर PMLN फॉरगो करती है, अपना नुमाइंदा नहीं देती, किसी और को लगाती है, तो ये उनका अपनी जमात का इंटरनल मामला है, या उस जमात के साथ जिसको वो कोलिशन में बिठाना चाहते हैं उनका मामला है। ठीक है, ठीक है सर। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है कि गवर्नर उनके पास होगा। आखिरी सवाल है कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीते, वो सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में एक जमहूरी सोच, क्योंकि आप बड़े जमहूरी सोच के हामिल हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो रिज़र्व सीट है जिसमें ख़ातून की 60 और अक़लियत की 10 है, क्या इस वक्त उनका केस भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है? आप समझते हैं एक बहुत अहम सियासी जमात के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से, कि ये रिज़र्व सीट में उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, जबकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं? देखिए, इसको आप इस कंटेक्स्ट से देखें कि कानून क्या कहता है। अगर कानून उनको इजाज़त देता है तो उनको मिलनी चाहिए। अगर वो उस कानून पे अमल दरामद नहीं कर पाए या उस कानून पे पूरा नहीं उतरते तो फिर उनका राइट नहीं बनता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी बिलेटेड सोच है उनकी। बिल्कुल सही, बड़ी बिलेटेड सोच है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की, और जो अपनी जमात को उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कानून के मुताबिक ना करवा सके तो उनका अंजाम तो अल्टीमेटली फिर यही होना था। ठीक है सर, किसी स्टेज पे हम आपसे और मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह, आपसे प्रोग्राम करेंगे सर। एक छोटे सा ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, और फिर इसके बाद हमारे साथ अगले सेगमेंट में एक नए मेहमान होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये आज हमारे जो दूसरे सेगमेंट के मेहमान हैं जनाब असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा असद कैसर साहब, जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो ये है कि इलेक्शन तो हो गए और इलेक्शन होने के बाद जाहिर है उसमें आपने आपका बहुत बड़ा ये मुतालबा है कि ये इलेक्शन जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर जो रिग हुई है या जो धांधली हुई है इस पे आप इसका ऑडिट कराना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांगते हैं। इसके अलावा आपका क्या मुतालबा है? देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल है कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और जब अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, हैदराबाद में, बलूचिस्तान में भी काफ़ी हमें मैंडेट दिया है, तो हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए और जो सीटें हमसे छीनी गई हैं ज़बरदस्ती, यानी फार्म 45 के मुताबिक जो हमारा रिज़ल्ट है, जो कि फार्म 45 आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसके मुताबिक जो है ना हमारे जो सीटें हैं वो हमें वापस दिलाई जाए, तकरीबन 180 बनते हैं और इसकी बुनियाद पे हम इजीली अपनी हुकूमत बना सकते हैं। दूसरा, जो आपको पता है कि जो हमारे स्पेशल सीट्स हैं, ये हमारे ख़वातीन का, जो पीटीआई की ख़वातीन है, उसने पॉलिटिकल वर्कर है, उन्हें स्ट्रगल की है, उसका हक बनता है कि हमें जो है ना अपने वो सीटें दी जाए। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमारे जो हमारे स्पेशल सीटें हैं वो बहाल की जाए और जो हमारी ऑलरेडी मैंडेट है और फार्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं और ज़बरदस्ती हमसे सीटें छीनी गई हैं, वो हमें जो है ना मैंडेट के मुताबिक हमें। अच्छा असद कैसर साहब, आपने हमारे ऊपर एतबार किया, आवाम ने, अगर आपका ये दो मुतालबा है, एक तो इलेक्शन कमीशन में है आपकी रिजर्व सीट के हवाले से, अभी उसका फैसला आना है, दूसरा ये कि आपने ट्रिब्यूनल्स में और कोर्ट में फॉर्म 45 के हवाले से आपने पिटिशंस भी की हुई है। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, फ़र्ज़ कीजिए रिज़र्व सीट भी आपको नहीं मिलती है और इलेक्शन कमीशन मना कर देता है और अदालतों में भी फॉर्म 45 की बुनियाद पर आपको ये इतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर आपकी सियासी हिकमत अमली पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या होगी? देखिए, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात जो है ना या महमूद खान चकदई से और अख्तर मैगर साहब से भी हो जाएगी और हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम जो कुव्वतें हैं, फोर्सेस हैं और वो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, मजहबी पार्टियाँ हैं या दीगर सियासी पार्टियाँ हैं, इनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करें। और वो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस किस्म का सिस्टम नहीं चलेगा कि बंद कमरों में फैसले होंगे और आवाम की मैंडेट की चोरी होगी। और हमेशा के लिए एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो, आवाम की मैंडेट को जो है ना तस्लीम किया जाए, आवाम की मैंडेट को रिस्पेक्ट दी जाए। तो इसके लिए एक हम आवाम में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और जो है ना अदालतों में भी जाएंगे, वहाँ भी अपने केसेस लड़ेंगे और पार्लियामेंट भी इस्तेमाल करेंगे इस मकसद के लिए। यानी हमारा बुनियादी मकसद ये है कि ये मुल्क चल नहीं सकता, ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, इस मुल्क में तरक्की हो नहीं सकती जब तक आप अवाम की मैंडेट का एहतराम ना करें। तो इसके लिए हम जो भी इक़दाम होंगे वो हम आइन के अंदर जो हमारे पास प्रोरेगेटिव है उसके मुताबिक जो है ना अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर, अब 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने वाला है आपका, और इस 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में अब चेयरमैन के लिए पीटीआई का कौन उम्मीदवार जो है वो नामजद किया जा रहा है इमरान खान की तरफ से? क्योंकि आपके अली ज़फ़र साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पे कि एक तरफ वो मुकदमात लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो चेयरमैनशिप के लिए लड़ेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और ये चीज़ मुनासिब नहीं है। इनके हटने के बाद कौन ऐसा शख्स है जो चेयरमैन पीटीआई के लिए इमरान खान का नामजद उम्मीदवार होगा? हमारी कोशिश है कि मंगल को खान साहब से मुलाकात हो जाए, उमर अयूब साहब भी कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें उनसे मशवरा किया जाएगा और फिर जो
हमारी बानी चेयरमैन की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, गौर खान साहब को उन्होंने नामजद किया था, लेकिन गौर खान साहब को क्यों हटा दिया गया चेयरमैनशिप की पोजीशन से? देखिए, गौर खान साहब जो है ना हमारे मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है और उन्होंने जो है ना खासकर इस क्राइसिस में जो है ना हमारे दारती जंग भी लड़ा है और सियासी तौर पर भी अपना कंट्रीब्यूशन की है। लेकिन एक सोच पाई जा रही है कि कुछ ओहदे जो है ना मतलब तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। तो खान का यह ख्याल था कि पंजाब को भी हमें एक सीनियर पोजीशन देना चाहिए। तो कोई इस किस्म की तो बात नहीं है, लेकिन इस पर मशावरत हो रही है। मैंने जिस तरह कहा कि इंशाल्लाह मंगल को खान से बात हो जाएगी और उसके मुताबिक कोई डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत और ये पार्टी में क्या पोजीशन रखते हैं? कितनी उनकी बात को जो है वो मीडिया में या पब्लिक उनकी बात को मुस्तनद माने? देखिए, मैं तो ये खुशगवार बात है, कल जो है ना शेर अफजल साहब जो है ना बैरिस्टर गौर को मिले हैं, उसने पप्पियाँ चप्पियाँ भी दी है और मतलब जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई है। तो मतलब उसने एक बात की थी तो उस पर उन्होंने अपनी वजाहत भी की कि ये बेसिकली मेरे जो अल्फाज थे उसको जो है ना मिसकोट किया गया है। तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई और ये कोई इस किस्म की जो लोग हवा देना चाहते थे उनको पता चला कि पीटीआई के अंदर जो है ना एक आपस में डिसिप्लिन भी है और आपस में जो है ना इत्तेफाक भी है। अच्छा, ये वैसे तो मैंने इसकी वीडियो देखी क्योंकि मैं एक दो दिन से अभी इमरान खान साहब के कुछ फैसलों पे अभी भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन एक अहम तरीन फैसला उन्होंने किया। दो अहम तरीन फैसला है। एक तो ये है कि उनके फैसले की बुनियाद पर अब पीटीआई जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है, पूरी मुकम्मल पीटीआई इस वक्त वकीलों के कब्जे में आ गई है और आप जैसे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं लेकिन उनका रोल वो नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि हम मुकदमात का सामना कर रहे थे, कुछ हाइडिंग में थी, कुछ जेल में थे और लायर ने हमारी जो वकला बरादरी है उन्होंने एक ट्रेमेंडस रोल प्ले किया, एक भरपूर अंदाज में जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाया और डेफिनेटली हक बनता है कि जब वो फील्ड में थे और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी और मुफ्त केसेस भी करवाए और अपना पूरा टाइम भी दिया, तो उसका हक बनता है। और हमने तो वकीलों हमारे इस वक्त पीटीआई में सबसे ज़्यादा नुमाया जो है ना लायर आ गए हैं और ये अच्छी बात है, एक नेक शगुन है, क्योंकि असेंबली में जो भी डिबेट होगी, जो भी डिस्कशन होगी, वो जो है ना कानून आइन के अंदर होगी। और दूसरी है कि हम जो हमारा बेसिकली लॉ रिफॉर्म का जो हमारा प्लान है वो भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो वकला ने एक भरपूर किरदार अदा किया है और तो अली जफर साहब का जो स्टेटमेंट है कि अगर मैंने चेयरमैनशिप संभाली तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिससे चेयरमैन इमरान खान के मुकदमात पे असर पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि लोग ये कहें कि जी मुझे चेयरमैन बनना है तो इसलिए मैं उनको बाहर आने नहीं दे रहा हूँ। तो इसी तरह तो वकला भी के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि वो इमरान खान आ जाएंगे तो वो टेक ओवर कर लेंगे पार्टी और जब इमरान खान नहीं आएंगे तो ये वकला जो है मुख्तलिफ किस्म के, मैं यहाँ नाम कोड नहीं करना चाहता, फिर ये पार्टी चलाएंगे। तो यहाँ पे भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर। नहीं, उसने तो बड़ा पान दिखाया, उसने वजाहत की है। मैं समझता हूँ कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। उसकी बैरिस्टर जफर साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसने हमारे जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे उसमें नुमाइंदगी की, उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि वकला और लीडरशिप ये सारे एक ही है, एक हम एक नज़रिए के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम हो और जब तक मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम न हो, कानून की हुक्मरानी न हो, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो है ना किसी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे और जिस तरह जो है ना पावरफुल कॉरिडोर जो है ना फिर अपनी मनमानी करते हैं, ये मुल्क जो है ना ये एक आइन
पे बना हुआ 1973 आइन दुनिया में सबसे मुअस्सर डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, चाहिए सर, ये बताइए ठीक है, ये मुझे बताएं सर कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने नामजद किया है वज़ीर आला KPK, और बड़ा हसास सूबा भी है और उनकी तबीयत का भी पता है और वो 9 मई में नामजद भी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये फैसला इमरान खान का एक गलत मैसेज गया है एस्टेब्लिशमेंट को, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, अली अमीन तो जितना आपने उसके शायद स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे कि जब तो उसकी नॉमिनेशन हुई है उसने एक बहुत पॉजिटिव बयान दिए। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे हमारे इदारे हैं, हम तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव जस्चर उसने दिया है। तो ये जो लोग कहते थे कि इस तरह होगा उस तरह होगा, मेरे उसके साथ जब डिस्कशन होती है तो वो ज़्यादा उसकी कोशिश है और ख्वाहिश है कि एक वर्किंग रिलेशन हो, क्योंकि जो स्टेट की जितनी भी आर्गन्स हैं अगर उनके आपस में वर्किंग रिलेशन नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे लिए तमाम इदारे जो है ना काबिल एहतराम है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए सबको जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि ये बताएं आइन के पैरामीटर में। यस, ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता हुआ है सर? मुझे कोई इल्म नहीं है, मेरे ख्याल में कोई नहीं राब्ता, अभी तक कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ है। जी। आप समझते हैं सर, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, इमरान खान से आपकी मुलाकात भी हुई होगी। जी। क्या ये बेहतर नहीं है कि इनका राब्ता हो और मसाइल हल हों किसी तरीके से? देखो, हम तो चाहते हैं कि मुल्क पे कानून की बालादस्ती हो, मैंने जिस तरह पहले से कहा, और हम तो इमरान खान ने हमेशा कहा है कि ये मुल्क भी मेरा और फौज भी हमारी है। तो हम तो चाहते हैं कि तमाम इदारों की साख बहाल हो, तमाम इदारे जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर में काम करें, और हम किसी इदारे के साथ कोई टसल और टकराव नहीं चाहते। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया था और ये मुमकिन था कि PTI अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती और हुकूमत बनाती तो 2 बज़ाहिर सामने फ़ायदे उसको नज़र आ रहे थे। एक तो ये था कि PMLN की हुकूमत नहीं बनती जो आपके सबसे बड़े और बुरे हरीफ हैं, और दूसरा ये कि जब आप हुकूमत का हिस्सा होते तो अपने बानी इमरान खान के लिए बहुत आसानियां पैदा करवा सकते थे। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, असल में हमारे मंशूर में बड़ा फ़र्क था, और जब मंशूर में अपना इतना डिफरेंस हो और फिर उनका जो ख्याल था कि आपको हुकूमत मिलेगी और हम बाहर बैठेंगे, वो इस तरह नहीं हो सकता था। और चूँकि हम समझते हैं कि पीपल पार्टी PDM में उसका एक मेजर रोल था, और उनकी पॉलिसियों की वजह से ये मुल्क इस वक्त जो है ना बवर में फंसी हुई है, और इस वक्त जो मुल्क की हालत है उसमें पीपल पार्टी बराबर की शरीक है। तो इसलिए हम किसी तौर पर जो है ना, और हमारे तो मैंडेट, आपको पता है कि जो हमें मैंडेट मिला है उसके मुताबिक तो हमारा कौमी असम्बली में भी हमारी हुकूमत बन सकती है और पंजाब में भी। अभी वैसे मुझे ये बताएं कि ये जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहलवाएंगे या कोई चीफ मिनिस्टर कहलवाएगी, तो वो उसके पास कोई ज़मीर हो, कोई उसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो वो कम अज़ कम इसको इनकार करें। उनको तो पता है कि ये मैंडेट चोरी किया गया है। न उनके साथ जो लोग असम्बली में बैठेंगे ये वोट चोर, यानी हमने चोरियाँ तो और भी देखी है और इन लोगों ने जो उसका किरदार रहा है, लेकिन अभी वो चोर भी बन गए, और इतने बड़े पैमाने पे, इतने दरले पे कि बच्चा जानता है। किसी 1% लोग भी इस शक में नहीं है कि जो हमारे रिजल्ट, और इस तरह भी नहीं किया कि बहुत खुफिया तरीके से नहीं, खुल के किया है। 45 में एक है, 47 में दूसरा है। तो ये जो है ना इन्होंने एक ज़बरदस्ती की हुई है, सब लोग जानते हैं। इनकी कोई अखलाकी और मॉरल वैल्यू नहीं है, न उसकी कानूनी अभी कोई हैसियत बनेगी। तो ये मुझे हुकूमत तो कोई बहुत लंबा नज़र नहीं आता, मुझे मुश्किल है कि ये 1 साल भी चल सके। तो चले सर, मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ सर, मैं यहाँ एक सवाल करता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा 1 साल भी नहीं चलेगी, मुझे ये बताएं सर, कल फिर इलेक्शन होता है, आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपको आवाम की मकबूलियत या आवाम की सपोर्ट आपको हासिल होती है,
लेकिन फॉर्म 45 के बजाय फिर फॉर्म 47 पे हुकूमत बना दी जाती है। तो आप तो इस सिस्टम में, जो सिस्टम है उससे अपने आप को अलग करके चल रहे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी सियासी जमात के साथ बैठते नहीं हैं माँ सवाए चंद छोटी जमातों के, तो फिर और ना इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करने को तैयार हैं, तो फिर कैसे मसला हल होगा सर? फिर आप मकबूलियत के बावजूद जो है इसी तरह अपोजिशन में बैठेंगे? नहीं, देखिए, एक तो ये कि हम किसी तौर पर ऐसे इलेक्शन को नहीं होने देंगे। आइंदा जो इलेक्शन होगा वो सही मानों में अवाम के मैंडेट को एहतराम दिया जाएगा। उसके लिए हम वो शराइत मंजूर करवाएंगे कि इसमें जो है ना कोई मैंडेट चोरी ना कर सके, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको। दूसरी बात यह है कि आपने बात कर रहे हैं, किसी से बात नहीं, हमने मौलाना पंदरमान से बात नहीं की, कितना बड़ा हमारा हरीफ है। कल इंशाअल्लाह ताला हम और भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो हमारे हरीफ रहे हैं उनके साथ जो है ना हम इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। अच्छा सर, केपीके की हुकूमत, केपीके की हुकूमत आप अकेले बना रहे हैं, बना सकते हैं, या आप मौलाना साहब को ये दूसरी जमातों को लेके बनाएंगे? नहीं, वो तो पीटीआई अकेली हुकूमत बनाएगी और यहाँ भी हमारी ये कोशिश होगी। अभी हमारी तो किसी के साथ कोई परमानेंट अलायंस नहीं है, हम तो सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा पे कि रिगिंग के हवाले से पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि आइंदा कोई रिगिंग का तस्वर भी न करे और आवाम के मैंडेट को। अच्छा, हुकूमत में शमूलियत के हवाले से कोई बात नहीं पार्टीज के साथ बात, ठीक है, हुकूमत में शमूलियत के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। अच्छा सर, पीएमएलएन भी तो शोर मचा रही है कि पीएमएलएन भी शोर मचा रही है कि केपीके में बहुत बड़ी धांधली हुई है, क्या कहेंगे इस पे? मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर। मेरे हंसी का भी है, यानी देखे वो कहती है ना, वो मुझे वो फिक्र है कि उल्टा चोर डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चले सर, आगे चलते हैं। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चले मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, किसी स्टेज पे इंशाल्लाह आपका टाइम मिला तो मैं तफसील से इंटरव्यू करूंगा। दो इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ को इमरान खान ने खत लिख दिया है या लिखने जा रहे हैं, और अगर लिख दिया है या लिखने जा रहे हैं तो सर ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आईएमएफ को मुदाखलत की दावत नहीं है सर? नहीं, दो बातें, एक तो आप जो है ना किसी मुल्क को मुदाखलत की बात नहीं है, और एक अपना केस एक्सप्लेन करना होता है। हमने सिर्फ अपना केस एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त जो है ना मुल्क में जो हो रहा है, जमहूरियत के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे से जो है ना पूरी दुनिया बाखबर है और हमने दुनिया को बाखबर रखना है। हम इस पे बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि हम किसी मुल्क को या किसी इदारे को अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं होने देने, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल है, हम तो। लेकिन सर, अगर आईएमएफ का ताल्लुक फंड से है, और अगर आईएमएफ ने आपके इस लेटर पे वो जो लोन है देना बंद कर दिया, तो ये तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखो, हमारा ये मौक़िफ़ ही नहीं है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ जो जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत पे डाका डाला गया है उसकी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है, और हमने सिर्फ ये बताना है कि हम जो है किसी तौर पर ये हुकूमत जो है ना न जमहूरी है, न इनके पास अवाम का मैंडेट है, ये वोट चोर हुकूमत है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम बिल्कुल, हमें देखिए, हमारा ये मैंडेट है, हम चाहते हैं कि हमारी जो है ना वो सीटें बहाल की जाए, हम अपने शराइत पे। तो आपके पास तो अदालतें हैं ना सर, आईएमएफ क्या करेगी? आपके पास अदालतें तो हैं ना, अदालतें आजाद हैं। आजाद नहीं, मैं आईएमएफ से कोई तवक्को नहीं रखती, हमने सिर्फ एक पोजीशन ली है और हमने। अच्छा, खत लिख दिया है सर, खत लिख दिया है, जा रहे हैं इंशाल्लाह, खत लिख दिया है सर। मुझे कोई इल्म नहीं है, अभी आपको इल्म नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। 31 साल की सजा है इमरान खान को, 31 साल की, और बहुत अहम तरीन केसेस हैं 9 मई और अल-कादिर। आप सियासी मुस्तकबिल इमरान खान का क्या देख रहे हैं? आपके पास सिर्फ 2 मिनट है सर। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। इमरान खान जो है ना ने इस मुल्क की आवाम को जगा दिया है। इमरान खान ने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ दुनिया को एक पाकिस्तानी आवाम की जो मौक़िफ़ है वो सामने रखी है। इमरान खान आइंदा पाकिस्तान की सियासत का एक चमकता हुआ सितारा है, और मैं कहता हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान का है, बाकी फारिग।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थे असद कैसर साहब, वक्त खत्म हो चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।